Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles जिसमें हम बात करेंगे कि Supreme Court upheld the addition of socialist and secular. Paper 2. इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है उसके बारे में बात करेंगे. पेपर 3, पेपर 2 बोथ. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन. Jilifu Mindfulness City Prelims Perspective एंड डनलिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. इनमें क्या क्या है आर्टिकल्स में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी. आपको क्या करना है, सिर्फ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश. Sri Ram's IAS is serving the nation since 1985. You can trust the platform. You can trust the content, quality content that is being shared with you. Please do share these sessions with your friends, those who are preparing for UPSC, SSC, State PCS, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, इक्वली रेलिवेंट हैं, शेयर कर दीजिएगा. शुरू करते हैं आज का सेशन. पहला आर्टिकल है आपके स्क्रीन्स पर. कह क्या रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दे अपहेल्ड दी, एक पेटिशन थी बेसिकली कि दैट वाज चैलेंजिंग दिस सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो एडिशन हुआ है. सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये फ्लॉड है एंड इट डजंट हैव एनी लेजिटिमेट कॉज, क्योंकि सोशलिस्ट और सेक्युलर जो हैं ये आपका जो दे दीज टर्म्स अफर्म देयर कंसिस्टेंसी विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. केशवानंद भारती केस अगर आपको पता हो तो, राइट. प्रियम्बल सबको पता होना चाहिए. आज का आपका होमवर्क ही यही है, ये प्रियम्बल याद होना चाहिए आपको. प्रियम्बल इंटेग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. आपको ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी मेंस में, प्रियम्बल इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डिस्कस प्रीलिम्स में इज प्रियम्बल इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक स्टेटमेंट ऐसे डाल देंगे, 1 2 3 4 में आ जाएगी, राइट. क्या डिग्निटी मेंशन्ड है प्रियम्बल के अंदर? यस. जिसको जो पढ़ा ही नहीं, प्रियम्बल याद ही नहीं किया, उसको क्या पता डिग्निटी मेंशन्ड है या नहीं. क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सिर्फ सोशलिस्ट और सेक्युलर यही चीजें अमेंड हुई थी, यही ऐड हुई थी और कुछ नहीं हुआ था? और भी हुआ था. क्या हुआ था वो भी बताऊंगी आपको. कि जब हम यूनिटी की बात करते हैं ना, यूनिटी ऑफ द नेशन को अपग्रेड किया था विद यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. तो प्रियम्बल इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक इंडेक्स की तरह ही है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, मतलब सुप्रीम. सोशलिस्ट वेयर यू फॉलो दीज सोशलिस्ट पॉलिसीज जहां पर वेलफेयर हो फॉर द ऑफ द पीपल. सेक्युलर यू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स. डेमोक्रेटिक आप ही सरकार बना रहे हैं, वोट कर रहे हैं. एंड रिपब्लिक, राइट. जस्टिस जहां पर सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो. फेयरनेस मतलब लिबर्टी, आज़ादी. एक बहुत ही फैसिनेटिंग टर्म है. हर किसी को आज़ादी चाहिए. आज़ादी किस चीज़ की? ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ बिलीफ, ऑफ फेथ, ऑफ वर्शिप, है ना. इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, फ्रेटर्निटी. तो ये सारा प्रियम्बल में जो भी है याद करना है आपको. तो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं. हाल ही जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है दिस इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, दे सेड कि इट इज अफर्मिंग द कंसिस्टेंसी विद कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में एस्टेब्लिश हुआ एंड SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में. कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पार्लियामेंट हैज द अमेंडमेंट पावर that extends to the preamble as well under article 368 and इसीलिए कोर्ट ने बोला है जो पेटिशन है, कोर्ट dismiss that saying it is flawed and it is lacking this legitimate cause. 1976 में सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे preamble of the Indian constitution was revised. It was revised and it is revised only once through this 42nd amendment act. 1976 में इट वॉज पास्ड और फिर अमेंडमेंट के चलते सोशलिस्ट और सेक्युलर जो टर्म्स हैं वो ऐड करी गई और यूनिटी ऑफ द नेशन को अपडेट किया टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. जब मैं सोशलिस्ट की बात करती हूँ, सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो एक ब्रॉड
आइडियोलॉजी है, मतलब शेड्स हैं कि हर कोई सोशलिज्म चाहता है। वी आर ऑल्सो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सोशलिज्म का झंडा हर कोई फैला रहा है, लेकिन हर किसी का वे टू सोशलिज्म, हर किसी का वे टू हैव दिस सोशलिस्ट सोसाइटी वो अलग अलग है। कोई कहता है कि थ्रू रेवोल्यूशन होना चाहिए, कोई कहता है पीसफुल तरीके से भी हो सकता है। सोशलिस्ट क्या है? स्टेट सोशलिस्ट है मतलब यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर स्कीम्स लेकर आते हो आप, सरकार लाती है ना वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती है, मनरेगा स्कीम, मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं। और कि जब मैं हमारे स्टेट में रिजर्वेशन की बात करती हूँ, रिजर्वेशन क्या है? क्या रिजर्वेशन इक्वालिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है? इस पे आपको सोचना चाहिए। देखो, जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम और एक है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि मैंने एक राम और श्याम दोनों को अपॉर्चुनिटी तो बराबर दे दी कि आप जाके एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन ले सकते हैं, यू बोथ, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है। अब राम के पास, राम के पेरेंट्स बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली, अच्छे रिसोर्सेज दिए राम को, बोला तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ बैठ के पढ़, है ना, तेरा काम सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, ट्यूशन की फीस वो हम, मतलब बहुत ही एक वो होता है ना कि ऐसा इन्वायरमेंट आपको दिया है जो सुटेबल है, एंड सुटेबल एज इन एवरी रिसोर्सेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। और वहीं पर शाम है, शाम की फैमिली इनकम बहुत कम है, शाम खुद से दिन में शाम में मेहनत करता है, फिर रात में पढ़ता है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, रिमोटेस्ट कॉर्नर पे रहता है, नेट की कनेक्टिविटी नहीं है। सो डू यू थिंक कि वो इक्वालिटी है? डोंट यू थिंक कि पहले शाम को एटलीस्ट यहाँ तक लेकर आना चाहिए, इतना तक लेकर आना चाहिए कि एक इक्वल पेडेस्टल पे तो रखें पहले हम, दैट इज इक्वालिटी। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन कि अच्छा वो बुक्स तो दोनों को दे, क्लासेस तो दोनों ले पाए, इतने तक तो करना चाहिए ना। सो दैट इज व्हाट रिजर्वेशन इज डूइंग। तो कभी भी एक, ये मैं बहुत टाइम ले रही हूँ 2 मिनट का, और ये आपके एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या टेक है। सो ये बहुत लंबी कहानी है, किसी का फिलॉसफी ऑप्शनल हो उसमें भी आएगा, किसी का PSIR ऑप्शनल है उसमें भी आएगा, हर किसी चीज़ में ये टॉपिक आता ही है। अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे GS पेपर 2 के लिए भी रेलिवेंट है, ठीक है। और सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है इक्वालिटी टू ऑल द रिलीजन्स। अब ना सेक्युलर में एक वेस्टर्न नोशन होता है सेक्युलर का, सेक्युलरिज्म का, और एक हमारा जो नोशन है, वेस्टर्न नोशन बेसिकली ये कहता है कि स्टेट को तो बिल्कुल, स्टेट अलग रिलीजन अलग, दोनों को अलग अलग रखना है, बिल्कुल स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट में। हम ऐसा नहीं कहते, हम यहाँ पर प्रॉपर, हमारे तो फंडामेंटल राइट्स में है, आर्टिकल 25 to 28 अगर आप पढ़ो तो। कल्चरल इंस्टीट्यूट, अगर आपके रिलीजन में आप अभी हमने कुछ दिनों पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस पढ़ा था, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लेकर आ सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है जी। बट सेक्युलरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिलीजियस टॉलरेंस। और आजकल देर आर कम्युनल राइट्स दैट आर हैपनिंग, कम्युनलिज्म हो रहा है, और मतलब किस चीज़ की ही लड़ाई हो रही है, बिन मतलब के राइट्स है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज टर्म, दे आर इन द प्रीएम्बल, एंड यूनिटी ऑफ द नेशन वाज अपडेटेड टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। हाल ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इंटरनेशनल स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। अब यहाँ पर ये कोई मूवी दिखाने के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे हैं कि एक सब्सक्रिप्शन से काम चल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, बेसिकली जो इंटरनेशनल स्कॉलर रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, उनको पढ़ने के लिए उनको एक्सेस, वो आपको एक्सेस करवा दिए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को रिसर्च करवा, बेसिकली एक्सेस मिल जाएगा, सरकार पे करेगी, और यहाँ पर you will get access to these research papers. मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये इनिशिएटिव है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 6000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं इसको 2025 से 2027 तक के लिए है, जो टॉप क्वालिटी इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स हैं
आप वो एक्सेस कर सकते हो। कौन एक्सेस कर सकता है? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। लगभग 8 करोड़ बच्चे, फैकल्टीज, रिसर्चर्स, उनको फायदा होगा। इसमें फीचर्स में ही है एक्सेस फॉर 6300 गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। कितने? 30 मेजर इंटरनेशनल पब्लिशर्स कवर करेंगे इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, एंड नियरली 13,000 ई जर्नल्स। पूरा डिजिटल प्रोसेस है, कोऑर्डिनेटेड बाय इनफ्लिबनेट अंडर यूजीसी। और रिसर्च को आप प्रमोट कर रहे हो, यू आर प्रमोटिंग इंटर डिसिप्लिनरी एंड कोर रिसर्च टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर भी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020, उसके साथ ये अलाइन होता है ये इनिशिएटिव, एंड इज सपोर्टेड बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, एनी डाउट इन द पॉलिटी? डोंट वरी, we have this complete polity course that is there on the platform, free of cost है. You can refer these sessions, they are definitely going to help you. कोई एक्स्ट्रा इतना बड़ा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, 20-25 हज़ार का कोर्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ्री में मिल रहा है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यू कैन सी दीज सेशंस। कोई डाउट किसी भी चैप्टर में है, यू कैन रेफर देम। There are n number of series that are going on this platform. Current affairs की और भी series चल रही हैं. Other spoon feed sessions are also there, so do refer. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इन मैडम जी का नाम है डनलिन। It was among the 192 avian species that was spotted during the recently held Kochi edition of the Kerala बर्ड रेस। डिस्कस करें। अच्छा, आप ना इसकी तस्वीर देखो, मैं आपको इसके बारे में बताती जाऊंगी। तो जितना थ्रू पिक्चर्स यू विल कवर, उतना यू विल गेट बेनिफिट। बहुत सी स्पीशीज साल भर की आपको कवर करनी होती है, तो मेक श्योर पिक्चर्स के थ्रू करें, याद रह जाती हैं चीज़ें बेसिकली। ठीक है, सो कहाँ पाई जाती है, क्या इसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। पहले तो आप यही ध्यान में रख लो, वैसे आई विल शो यू, बट चीज़ें याद रखने के लिए बता रही हूँ। डनलिन, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड। ये आपको शोर्स और वेटलैंड्स के पास देखने को मिलेंगे। शोर्स और वेटलैंड्स, हैबिटेट यहीं से पता चल गया, सिंपल। तो अगर थ्रेट भी क्या है, क्लाइमेट चेंज होगा तो उन्हें थ्रेट होगा, ये नहीं बचेंगे तो ये भी कहाँ रहेंगे फिर। सो बीक देखो, कर्व्ड ब्लैक बीक, स्लाइटली दैट इज ड्रॉपिंग डाउनवर्ड, यही है। ये बर्ड कैसे बर्ड्स हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। हाउ डू दे लुक लाइक? मीडियम साइज्ड फॉर अ सैंड पाइपर। बीक वो मैंने आपको बता दिया। देखो इनके स्पेशल फीचर्स में देखो, इन समर दैट इज देयर ब्रीडिंग सीजन, दे हैव ब्लैक पैच ऑन देयर बेली, दैट इज द नोटिसेबल फीचर, राइट। देयर ब्लैक फेदर्स टर्न ऑरेंज summers में। Winters, that is a known breeding season, their belly becomes white, here you can see, and the head turns grey, that is blending very well with the surroundings as well. They are circumpolar breeders. Circumpolar मतलब they nest in the Arctic regions of North America, Europe, Asia during the summer. So they migrate south to the warmer places for winters, right? यहाँ पर जब एक ग्रुप होता है डनलिन्स का तो क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सर्कमपोलर ब्रीडर है, फुली माइग्रेटरी, मीडियम साइज सैंडपाइपर्स दे आर, डाउन कर्व्ड ब्लैक बिल, एंड व्हाट इज द यूनिक फीचर, समर में क्या होता है और विंटर के अंदर दैट इज अ नोन ब्रीडिंग सीजन, उसमें क्या होता है आई हैव शेयर्ड। अ ग्रुप ऑफ डनलिन इज नोन एज फ्लाइट, फ्लिंग और ट्रिप। हैबिटेट मैंने आपको बता दिया, मार्शेज, मड फ्लैट्स, एस्चुरीज, एंड during the breeding season they live in the coastal tundra areas, ठीक है। in the winter they live along these estuaries, marshes and coastlines. They spend the summer breeding season in the Arctic and subarctic regions, और winter US और मैक्सिको उसके कोस्ट के पास। क्या खाते हैं ये? Insects form the main part of their diet. They eat mollusks, worms, crustaceans, ठीक है। IUCN status near threatened, और थ्रेट क्या है इनको?
वेटलैंड ड्रेनिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, इन्वेजिव प्लांट्स के चलते, मिटिगेशन स्टैगिंग, विंटरिंग एरियाज, पर्टिकुलरली एट द मिटिगेशन एंड स्टैगिंग एंड विंटरिंग एरियाज, ये कॉमन थ्रेट्स हैं. अभी टेंशन की बात नहीं है, नियर थ्रेटेंड है. और बट याद रख लीजिए, इट इज़ ऑल्सो वल्नरेबल टू एवियन इन्फ्लुएंजा. ये एक आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट की तरह पूछा जा सकता है. गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि देश गांव में बसता है, कहते हैं ना. तो इंडिया की रूरल इकोनॉमी बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रही है. पॉवर्टी चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस एक चैलेंज है. और इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए देयर इज अ नीड कि हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करें, पर्टिकुलरली थ्रू विमेन ऑन्ड नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस. तो इससे विमेन एम्पावरमेंट में भी आप ऐड कर सकते हो इसको, है क्या नहीं? तो ये आर्टिकल आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है. सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. ठीक है. इंडिया की रूरल इकोनॉमी, एज आई मेंशन्ड, इट इज अ क्रूशियल पार्ट, इंडिया का रूरल एरिया, बट दे आर फेसिंग दीज चैलेंजेस. मैं आपको एक नंबर देती हूँ, चैलेंजेस के बारे में बाद में बात करेंगे. 2011 के सेंसस के हिसाब से ना, मोस्ट इंडियंस, आप लगा लो 68% इंडियंस, दे लिव इन रूरल एरियाज. 2045 तक भी अगर मैं बात करूँ ना आपके साथ, इवन बाय 2045 रूरल एरियाज विल स्टिल हाउस ओवर 50% पॉपुलेशन. तो फिर भी गांव में ही रहेंगे, रूरल एरियाज में रहेंगे. रूरल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. आज भी आप वहां हाउसिंग देखो तो लोग एक कमरे के मकान में रह रहे हैं. 2011 के हिसाब से सिर्फ 53% ऑफ द रूरल होम्स हैड इलेक्ट्रिसिटी. कुकिंग फ्यूल आज भी दे स्टिल यूज फायरवुड. पानी के लिए मतलब कुछ ही लोगों के पास एक्सेस होता है टैप वाटर का. पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टिल है, एक परसेंटेज है आज भी. आप रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में चले जाओ, आपको पता चलेगा. कम हुआ है, नो डाउट. पॉवर्टी लेवल्स वर वेरी हाई. अगर मैं 2004-05 की बात करूँ तो 40% था. 2011-12 में कम हुआ है, 25% हुआ है. बट स्टिल देर आर स्टेट्स that had more than 35% of people that are living with poverty. और कैसी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट आप देखो, एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में कैसी एम्प्लॉयमेंट है? सॉरी, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट टाइप ऑफ जॉब कैसी है? मोस्टली रूरल पीपल दे वर्क फॉर देमसेल्व्स और एज अ डेली वेज लेबरर. बहुत ही कम होंगे, 10-12% दैट हैव स्टेबल जॉब, सैलरीड जॉब्स. 59% of the rural people work in agriculture. और वो काम, वो जो जॉब है, that is only for in specific seasons. Unemployment doubled. Women face more joblessness as compared to men. But 2017-18 से 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कम से कम भी 150 मिलियन जॉब्स ऐड हुई हैं. And rural women are leading 54% of this growth. Rural women workforce participation, it jumped to 34.8% in 2023-2024. Women empowerment में ये सारे टॉपिक पॉइंट स्टार्ट्स आप यूज कर सकते हो. But there are challenges to the rural economy as well. Stagnation of the manufacturing sector. हम ना कल मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब, हमेशा हम देखते हैं कि चीज़ें खराब चल रही हैं. ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये भी तो है कि आपका सर्विस सेक्टर अच्छा चल रहा हो. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसा आएगा, इन्वेस्ट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पैसा आएगा, आप खरीदोगे, कि बैलेंस होना चाहिए इनफ्लो और आउटफ्लो का. यू विल बाय, यू विल परचेज.
इम्पोर्ट होगा, और इम्पोर्ट होगा तो वो दिखेगा। अब जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करें, ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट आपको डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक मार्केट में यू हैव टू क्रिएट डिमांड। डिमांड होगी, प्रोडक्शन होगी, जॉब्स होंगी। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज एक्सपीरियंस स्टेग्नेशन. It is contributing only 15% to the GDP in 2023. इंडिया का जो शिफ्ट है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग वो भी स्लो है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ देखो, स्पेशल प्लानिंग चैलेंज। 40% ऑफ द वर्कफोर्स स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। चाइना में 20%, यूएस में 2%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज अगला पॉइंट है। We need to create jobs. See, we need to create jobs for women, for youth, and jobs skill match होना चाहिए, तो training should also be provided. Right or wrong? Infrastructure problems. Factories यही तो face कर रही हैं. Many factories are moving, एक तो skills वाला, और दूसरा कि factories are moving from cities to rural areas. किस लिए? To reduce costs. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज में, लाइक बैड रोड्स, अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, पुअर इंटरनेट, ग्रोथ ऑब्वियसली इट विल हर्ट. De-urbanization of manufacturing in India has shifted the organized manufacturing from urban to rural areas, reducing cost but hindering growth also. क्यों? Due to inadequate rural infrastructure. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत लिमिटेड है. पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ रिलायबल लैंड रिकॉर्ड्स, डिस्टॉर्टेड कैपिटल मार्केट, दीज ऑल आर दी चैलेंजेस इन द रूरल इकोनॉमी. क्या कर सकते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करें, यू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, यू ट्रेन रूरल वर्कर्स, यू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, यू एक्सपैंड योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक टूल्स, एक्सप्लोर ऑनलाइन मार्केट्स. दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन, है कि नहीं? चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे. भूटान, द हिमालयन किंगडम दैट ब्रॉट द वर्ल्ड. क्या कॉन्सेप्ट लेकर आई है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का. इनकम तो ठीक है, खुश तो रहे पहले लोग. सो इट इज सेट टू बिल्ड अ माइंडफुलनेस सिटी एंड बिगिन रेजिंग फंड्स टू हेल्प स्टार्ट दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट. जिलिफू माइंडफुलनेस सिटी, JMC. इनके अलग रूल्स होंगे. इट विल लाई इन दिस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. अलग होंगे, सेपरेट रूल्स होंगे, लॉज होंगे. दैट विल एम टू बी एन इकोनॉमिक कॉरिडोर. इट विल लिंक साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया. GMC एक इनोवेटिव अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा भूटान के अंदर. लोकेशन इसकी साउथ सेंट्रल पार्ट में रहेगी भूटान के, राइट? वो सब ठीक है. फीचर्स देखो आप, विजन देखो. माइंडफुलनेस, सिटी इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ विद माइंड. इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ पैसा कमाने के साथ साथ एक होलिस्टिक लिविंग होना, खुश रहना, माइंडफुलनेस, सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ है. ये जो सिटी डिजाइन हो रही है, इट इज डिजाइन टू बी अ जीरो कार्बन सिटी, जो कि आपका कमिटमेंट भी है. आपका मतलब इस टाइम मैं भूटान की बात कर रही हूँ. इकोनॉमिक हब होगा, एज इट विल बी, जो इसका जो पोजीशन है दैट विल बी कनेक्टिंग साउथ ईस्ट एशिया टू साउथ एशिया, राइट? एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. इट विल इंक्लूड अ नेशनल पार्क, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. विजन क्या है? द सिटी हैज दिस विजन एंड वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. Inspired by Bhutan's rich spiritual heritage, GMC aims to create a mindful living environment. Businesses in this city will be screened and invited based on their respect for Bhutanese way of life, sustainable development, sovereignty. देखो, भूटान की फिलॉसफी है हैप्पीनेस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट. So it will attract global interest also, funding, no doubt. Modern economic growth और जो भूटान की core values है, it is blending that. GMC. Are you getting my point? Businesses that want to set up in this city, they must align with Bhutan's values. कि पहला तो respect for their way of life, embracing the culture, the tradition,
commitment to sustainable development, focus on eco-friendly and ethical practices, ensuring that foreign businesses work in the ways that protect Bhutan's independence and identity, preservation of the sovereignty. So that is the complete session for today. उम्मीद करती हूँ clear हो गया हो. If any doubt, you can ask me in the comment section. For more such videos, what you have to do is subscribe to the channel. Thank you everyone. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. All the best.